डीबी कूपर ये अमेरिकी इतिहास का एक ऐसा सातिर शख्स था जिसने अकेले ही पूरा का पूरा प्लेन हाईजैक किया था। और ताज्जुब की बात ये कि इसके बावजूद भी वह कभी पकड़ा नहीं गया। ये केस अपराध की दुनिया में कुछ उन गिने चुने केसेस में से एक है जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। किसी वेब सीरीज की तरह है। एक अपराधी होने के बावजूद भी अमेरिकी लोगों में कूपर एक महान चोर के रूप में जाना जाता है, जिसे पकड़ा जाना तो दूर की बात, आज तक उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है। पर कैसे ये व्यक्ति पकड़ा नहीं गया? आखिर कौन था ये शख्स और इस घटना के बाद वह कहां गया? आज हम जानेंगे इतिहास के सबसे रहस्यमयी व्यक्ति के किस्से को, द वन एंड ओनली डीबी कूपर के बारे में। ये घटना है 24 नवंबर 1971 की। अमेरिका में थैंक्स गिविंग फेस्टिवल का समय था। इस दिन ओरेगोन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आधेड़ उम्र का व्यक्ति एक काली सूटकेस लेकर काउंटर पर पहुंचा। वह $20 देकर सिएटल जाने के लिए वन वे फ्लाइट पकड़ता है। साथियों, उस समय पर ऑनलाइन नहीं लेकिन काउंटर पर ही टिकट्स मिल जाया करती थी और टिकट लेते वक्त वो अपना नाम डैन कूपर के नाम पर दर्ज करवाता है। और दोस्तों, उस समय की और एक बात ताज्जुब में डालेगी कि उस जमाने में फ्लाइट में बैठने के लिए कोई खास चेकिंग नहीं होती थी। आप नुकीली कोई चीज या हथियार आराम से छुपाकर फ्लाइट में ले जा सकते थे और इस शख्स कूपर ने भी ठीक वैसा ही किया। कूपर अपनी फ्लाइट में जाकर आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसने फ्लाइट के एक क्रू मेंबर को एक चिट्ठी दी और उसने उसे इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए कहा। इस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस और फ्लोरेंस को तो शुरुआत में यह लगा कि यह शख्स उसके साथ शायद मजाक कर रहा है या शायद फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जब उसने इस चिट्ठी को अपने हाथ में लिया और पढ़ने के लिए खोला तो पूरी बात ही पलट गई, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पास फ्लाइट में एक बॉम्ब है और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे पास आकर इसके बारे में बात करो। फ्लोरेंस ने अपनी साथी टीना को बुलाया और वह दोनों तुरंत कूपर के पास पहुंची। उनके पास जाते ही कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोलकर उसमें एक बॉम्ब दिखाया और कूपर ने 2 वायर पकड़कर इन दोनों को यह धमकी दी कि अगर वह लोग उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह इस बम को ब्लास्ट कर देगा और पूरा प्लेन यात्रियों के साथ तबाह हो जाएगा। घबराई हुई फ्लोरेंस ने इस बात को पायलट को कॉल करके बताई और पायलट ने इस बात को आगे पहुंचाया, जिससे नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन और अमेरिकी FBI तुरंत अलर्ट हो गई। साथियों, यह प्लेन अब हाईजैक हो चुका था और इन सबके ही बीच कूपर ने अपने डिमांड रखी कि उसे $2 लाख अमेरिकी डॉलर और 4 पैराशूट चाहिए। एयर होस्टेस ने कूपर के इस संदेश को आगे फॉरवर्ड कर दिया। पायलट ने भी आगे बात की और यात्रियों की जान जोखिम में देखते हुए और उनकी जान बचाने के लिए कूपर की यह बात मान ली गई। FBI के एजेंटों ने तुरंत बैंक से कैश में पैसे निकाले, जिसके सारे सीरियल नंबर पहले से ही नोट कर दिए गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ताज्जुब की बात ये थी कि कूपर अपनी सीट पर बैठे प्लेन में शराब और सिगरेट के मजे ले रहा था। वह व्यवहार से एक चोर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वह एक आम नागरिक, एक जेंटलमैन की तरह पेश आ रहा था। दोस्तों, इन सबके बीच आपको बता दूं कि उस प्लेन में बैठे हुए यात्रियों को इस पूरे वाक्य के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, क्योंकि ये बात कूपर के एयर होस्टेस, क्रू मेंबर और पायलट के बीच हो रही थी। तब लोगों के पास आमतौर पर इंटरनेट या अपनी जेब में लेकर घूम सके ऐसा फोन भी नहीं थे, जिससे आसानी से ये बात कुछ ही मिनटों में लोगों तक पहुंचे। इसलिए प्लेन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कूपर भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से पेश आ रहा था। बस दिल की धड़कनें जो बढ़ी थी वो थी क्रू मेंबर की और FBI की। इन सब के बीच पायलट ने यात्रियों को बता दिया था कि यह फ्यूल टैंक में कमी होने की वजह से शायद ये फ्लाइट डिले या कैंसिल हो सकती है। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पे 4 पैराशूट्स और नोटों से भरा एक बैग पहुंचाया गया, लेकिन इस बैग में नोटों के साथ एक चालाकी की गई थी जो कूपर की पकड़ में नहीं आई। दरअसल इस बैग में $20 के नोटों को भरा गया था, जिस कारण इस बैग का वजन 10 किलो से भी ज्यादा हो गया था। कूपर की बातें सरकार ने मान ली थी, इसलिए कूपर ने भी प्लेन में बैठे यात्रियों को आसानी से बाहर जाने दिया। लेकिन प्लेन में अभी भी एक अटेंडेंट यानी कि क्रू मेंबर और 2 पायलट बचे हुए थे और अब बात थी कूपर के वहां से बच निकलने की। कूपर ने पायलट्स को यह निर्देश दिया कि वह फ्लाइट का लैंडिंग गियर खुला रखते हुए 10,000 फीट तक ऊपर ले जाएं और जिसकी स्पीड मील प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कूपर ने पायलट को यह भी
बताया कि वो अपना प्लेन मैक्सिको की तरफ ले जाए, लेकिन पायलट ने कहा कि मैक्सिको जाने जितना फ्यूल इसके अंदर नहीं है और इसीलिए कूपर ने फिर रेनो जाने की मांग की और इसके बाद वह पूरा सूट और पैसों का बैग खुद से बांधकर वह जहाज से कूदने की तैयारी में लग गया। पायलट ने रियर डोर खुले रखे थे और कूपर सीढ़ियों की ग्रिल को पकड़ते हुए प्लेन के बाहर चला गया और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया को पिछले 40 सालों से चौंकाए हुए है। हवाई जहाज से कूदने के बाद कूपर जैसे गायब हो गया। इस घटना के बाद फिर कभी किसी ने कूपर को कहीं पर भी नहीं देखा। दोस्तों, उसी रात 11:30 पर रेनो एयरपोर्ट नेवाडा कूपर के हवा में गायब हो जाने के बाद जब हवाई जहाज रेनो एयरपोर्ट पर उतरा, उसके तुरंत बाद से ही सारे FBI एजेंट प्लेन पर चढ़ गए और अपने काम पर लग गए। उन्होंने सभी सुराग कलेक्ट किए, जो चीज जरूरी थी उसके सैंपल लिए। इसमें कूपर की टाई, उसके द्वारा सिगरेट पिए गए बर्ड्स और 2 पैरासूट मिले। इन चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजें कूपर अपने साथ ले गया था, जैसे कि फिरौती रकम, बैग और उसके साथ बम और यहाँ तक कि वो एयर होस्टेस को दी गई चिट्ठी भी। इसके बाद एजेंसियां कूपर के कूदने की अनुमानित जगह की जांच में जुट गई। हवाई जहाज ऑटो पायलट मोड पर था, इसलिए रास्ते की जांच बहुत ही आराम से हो गई और कुछ देर बाद एजेंट्स ने यह भी पता लगा दिया कि कूपर करीब रात 8:10 पर कूदा होगा और पूरे 28 स्क्वायर मील एरिया को कवर अप कर दिया गया और FBI इस पूरे एरिया के चप्पे चप्पे की जांच में लग गई और अगली सुबह होने तक तो FBI के साथ मिलिट्री के लोगों को भी लगा दिया गया था। हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारे सैनिकों को इस खोज अभियान में पूरे तरीके से लगा दिया गया था। कई हफ्तों तक इस इलाके की खोज करने के बावजूद भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। कूपर का कहीं पर भी कोई पता नहीं चल पाया और इसके बाद समाचार पत्रों में डैन कूपर छा गया। एक समाचार पत्र ने तो गलती से डैन कूपर की जगह है उसका नाम DB कूपर लिखा और लोगों को डैन कूपर की जगह यह DB कूपर शब्द भा गया और फिर वो DB कूपर के नाम से जाने जाना लगा। बहुत खोज करने के बाद भी जब DB कूपर नहीं मिला तो एक्सपर्ट तरह तरह की राय बनाकर उसे पकड़ने में जुट गए। कुछ लोगों का ये मानना था कि DB कूपर ने जिस तरीके से इस प्लान को अंजाम दिया था उससे ये लगता है कि वो हवाई जहाज और पैरासूट्स का जानकार था। इसके बाद अमेरिका के कई सारे पैरासूट एक्सपर्ट्स और कई पायलट्स की भी जांच हुई, लेकिन पुलिस को वहां पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो लोगों को यह भी लगने लगा कि शायद डैन कूपर गिरकर मर गया होगा। लेकिन साथियों, इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि ना ही इसके बाद कोई डेड बॉडी पाई गई और ना ही पैसों की एक नोट तक मिली। दोस्तों, डैन कूपर की खोज चल ही रही थी कि इसी बीच कुछ समय बाद एक और प्लेन हाईजैकिंग का मामला सामने आया, जिसका तरीका भी DB कूपर के जैसा ही था और FBI को लगा कि इस बार तो वो DB कूपर को पकड़ लेंगे। 7 अप्रैल 1972 को यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट को जेम्स जॉनसन नाम के एक व्यक्ति ने हाईजैक कर लिया। फिरौती में $5 लाख की रकम के साथ उसने भी कूपर के जैसे ही पैरासूट्स की मांग की और उसे लेकर वह भी प्लेन से कूद गया था। वैसे तो ये हाईजैकर हाईजैकिंग करने के बाद फरार भी हो गया था और शायद कभी पकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन इसने एक गलती कर दी थी। इसने अपने ही एक जान पहचान वाले के साथ इस हाईजैकिंग की बात की थी और FBI ने इसे ढूंढ निकाला। यह वियतनाम का एक पूर्व पायलट था जिसका नाम रिचर्ड मैकॉय था, जिसने अपना नाम जेम्स जॉनसन बताकर इस काम को अंजाम दिया था और इस पायलट के घर से फिरौती के $5 लाख और वह पैरासूट्स भी बरामद हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह थी कि रिचर्ड मैकॉय के केस का कोई तार DB कूपर से नहीं जुड़ा। रिचर्ड मैकॉय को जब उस एयर होस्टेस के सामने लाया गया तब उसने भी ये कबूला कि ये डैन कूपर नहीं है, बस उसने डैन कूपर के स्टाइल में चोरी की थी, लेकिन यह डैन कूपर नहीं था। इसके बाद रिचर्ड जॉनसन को 40 साल की जेल हुई और रिचर्ड ही डैन कूपर हो सकता था। इस बात पर फुल स्टॉप लग गया, लेकिन रिचर्ड के प्लेन से कूदने और फरार हो जाने से ये लोग मानने लगे थे कि DB कूपर भी बच गया होगा। दोस्तों, इसके बाद इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं
नहीं हुई। घटना की 8 साल की खामोशी के बाद इस केस का एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। 7 फरवरी 1980 कोलंबिया नदी के किनारे एक बाप और उसका बेटा लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें रेत में दबे नोटों के 3 बंडल मिले जो कुछ खराब हो गए थे और यह नोट भी 20-20 डॉलर के ही थे। इसके बाद FBI ने इन नोटों के सीरियल नंबर को जब पहचाना तब यह साबित हो गया कि ये वही नोट थे जिन्हें कूपर ले भागा था। दोस्तों, कूपर जहां कूदा था उस जगह से इस मिलने वाले नोटों के बंडल की जगह बहुत दूर थी, इसलिए ये साबित हो गया था कि कूपर बच निकला था। और वहीं एक और इस केस में कूपर के जिंदा होने की सबूत भी मिली थी। वहीं इस केस में और रहस्य भी जुड़ गए थे। उसके बाद FBI कई और लोगों की जांच करता रहा, कई लोगों के और बयान लेता रहा, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा और सालों तक कुछ ना हाथ लगने के कारण ये केस और ज्यादा ठंडा पड़ गया। साल दर साल गुजरते रहे और करीब 35 साल गुजर गए और घटना के 35 साल बाद FBI को एक बड़ी लीड मिली। साल 2007 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने FBI को फोन लगाया और उसने बताया कि उसकी एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई है जो ये जानता है कि DB कूपर कौन है। डिटेक्टिव ने जब यह पूछा कि तुम कूपर के बारे में कैसे जानते हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं कूपर के साथ ही पला बड़ा हूँ, वह मेरा भाई है। पुलिस ने जब इसमें आगे जांच की तो उन्हें एक नए सस्पेक्ट का नाम मालूम हुआ जो था केनेथ क्रिश्चियनसेन, जो 35 साल पहले यानी कूपर के हाईजैकिंग के वक्त ही केनेथ भी नॉर्थ ईस्ट एयरलाइन के लिए काम करता था। उसे सारे फ्लाइट शेड्यूल और रास्ते पता थे और वह अपने कम तनख्वाह से भी परेशान था। फिर उसने हाईजैकिंग के इस घटना के 1 साल बाद एक बड़ा घर खरीदा था। जब इसकी फोटो उस रात की अटेंडेंट फ्लोरेंस को दिखाई गई तो उसने कहा कि इसका चेहरा थोड़ा बहुत कूपर से मिलता जुलता है। हालांकि साल बहुत गुजर चुके थे और यह शख्स अभी थोड़ा बूढ़ा लगने लगा था और फ्लोरेंस को भी उस छोटी सी मुलाकात के बाद इतने सालों बाद शकल याद रखना मुश्किल हुआ था। लेकिन यह सब बातें FBI के लिए बेकार थी क्योंकि वह सिर्फ शक के दायरे पर और बिना किसी सबूत के केवल एक रिश्तेदार के कहने पर इस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। और यह घटना अकेली नहीं थी। अमेरिका में कई बार, कई साल ब साल कई सारे लोगों ने कूपर का चश्मदीद बनने का, उसे जानते होने का दावा किया था। अब ऐसे दोस्तों और कई साल बीतने लगे। सालों तक FBI पायलट्स और पैराशूट के जानकारों की खोज करती रही, लेकिन अब कुछ सालों बाद उन्हें लगने लगा कि शायद उनका यह करना गलत भी हो सकता है, क्योंकि उस रात कूपर ने जब ये काम किया तब वह आम इंसान की तरह आम भेष में प्लेन पर चढ़ा था। उसके पास वह खास क्लॉथ्स भी नहीं थी, चश्मे भी नहीं थे और उसने जो पैराशूट मंगवाए थे उस पैराशूट के चुनाव में भी गलती की थी। उसने स्पोर्ट्स की बजाय सेफ्टी सूट को चुना था जो हवा में खोलकर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और इन बातों से कुछ जांचकर्ताओं को यह भी लगता है कि शायद कूपर उस वक्त मारा गया होगा क्योंकि उसकी चुनी हर एक चीज उसके खिलाफ थी। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि कूपर की लाश भी कहीं नहीं मिली थी जो उसकी मौत की पुष्टि करती हो। और इसीलिए इस घटना के बाद कूपर का क्या हुआ, वह बचा या फिर फरार हो गया, अभी वह कहां पर है, इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। पर आज तक कूपर का हाथ में ना आना उसके सबसे बड़ी पहचान है और इसीलिए आज अमेरिकी लोगों ने उसे सातिर दिमाग और इज्जतदार मुजरिम का खिताब दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कूपर आखिर क्या था, एक सभ्य चोर या एक आम मुजरिम? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।